हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स के, और फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, विद्युत धारा। ठीक है, 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है। तो आज अपन इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट विद्युत सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आपको ध्यान लगा के बिल्कुल गौर से पढ़ना है और साथ में नोट्स बनाते चलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना आज का टॉपिक है स्टूडेंट विद्युत सेल। क्या नाम है? विद्युत सेल। तो स्टूडेंट, ये विद्युत सेल होता क्या है? तो सेल एक ऐसा उपकरण है या युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की काम करता है। ठीक है, सेल ऐसी युक्ति है या उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। क्या कहलाएगा? विद्युत सेल कहलाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि विद्युत सेल काम क्या करता है कि किसी विद्युत परिपथ में कोई भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बनाए रखने का काम करता है, या फिर परिपथ में धारा बहने का काम, यानी धारा भी बनाए रखने का काम करता है। उसी को स्टूडेंट अपन क्या बोलेंगे? विद्युत सेल कहेंगे। ठीक है, और विद्युत सेल के भी दो प्रकार होते हैं। एक सेल होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो स्टूडेंट प्राथमिक सेल तो किसे कहेंगे अपन? कि ऐसे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, और एक बार ये चार्जिंग खत्म हो जाती है, इनको ना बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, तो फिर इनको दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते, यानी दोबारा से इनको चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे वाले सेल क्या बोले जाएंगे? प्राथमिक सेल। ठीक है, जैसे लेक्लांसी सेल होता है अपना, शुष्क सेल होता है, या डेनियल सेल है, ये सब कैसे आते हैं? प्राथमिक सेल आते हैं। ठीक है, तो यानी ये केवल सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उस विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है, इनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार उपयोग में ले लिया फिर उसको फेंकना ही पड़ता है अपन को। ठीक है, और दूसरा टाइप का सेल होते हैं अपने विद्युत सेल, द्वितीयक सेल। कौन सेल होते हैं? द्वितीयक सेल। और ये क्या होते हैं कि पहले इनको विद्युत ऊर्जा देकर इनको विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा के अंदर। यानी पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और जब इनको अपन को आवश्यकता पड़ती है, काम में लेना होता है, तब फिर ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे अपन को विद्युत प्राप्त होती है, विभवांतर प्राप्त होता है। तो ऐसे सेलों अपन क्या बोल देंगे? द्वितीयक सेल। और इन सेलों को ना अपन दोबारा से आवेशित भी कर सकते हैं ना। एक बार यूज ले लिया, डिस्चार्ज हो गया, वापस से आवेशित कर लो, इसको चार्जिंग कर लो, फिर से काम में ले लो, फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज कर लो, फिर से काम में ले लो। तो ऐसे वाले सेल कौन से होते हैं? अपने द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अपन लिख लेते हैं एक बार इसको कि विद्युत सेल अपन कैसे कहेंगे, बताओ अपन। तो इसके लिए बोलते हैं अपन कि वह युक्ति या फिर ऐसी युक्ति, वह युक्ति या उपकरण, वह युक्ति जो, बात करें अपन कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? विभवांतर बनाए रखती है। विभवांतर बनाए रखती है, या फिर अपन बोल सकते हैं या धारा बनाए रखती है। क्या कहलाती है बताओ? विद्युत सेल कहलाती है। ठीक है, तो एक तो अपन ये बोल सकते हैं कि विद्युत सेल क्या होगी कि कोई परिपथ के अंदर या तो विभवांतर का मान बनाए रखे या फिर धारा का मान बनाए रखे, तो वो क्या कहलाएगा? अपना विद्युत सेल कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, या फिर अपन इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या? कि भाई ये सेल क्या करते हैं बताओ? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वह युक्ति, अपन ये भी कर सकते हैं इसको कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्या कहलाएगी बताओ? विद्युत सेल कहलाती है। तो ये लो जी, ये विद्युत सेल कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई स्टूडेंट। और अपन को पता है कि कितने प्रकार होते हैं ये। नेक्स्ट लिखें अपन, ये
दो प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विद्युत सेल के। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? पहला आता है अपना कौन सा? प्राथमिक सेल। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। तो स्टूडेंट अपन प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? जो ऐसे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं और इनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा काम में नहीं आता है ना, डिस्चार्ज होने के बाद में। तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे अपन? ऐसे सेल जो सीधे सीधे ना, डायरेक्ट यही काम करते हैं बस, सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ओके जी। और एक बार डिस्चार्ज होने पर ना, डिस्चार्ज होते हैं या अनावेशित, एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज नहीं होते हैं। यानी इनको एक बार उपयोग में ले लिया, फिर इनको फेंका जाता है, दोबारा काम में नहीं आता है। तो ये स्टूडेंट कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे होता है अपना लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल इसका एग्जाम्पल है। और शुष्क सेल है, एक आता है शुष्क सेल। और एक होता है डेनियल सेल। ठीक है स्टूडेंट, इनके अपन से छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए आप। ठीक है, तो लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अपना कौन सा? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल दूसरे प्रकार का ना, सेकेंडरी सेल आता है अपना। तो ये सेल स्टूडेंट कौन से होंगे? ये सेल है ना, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक सेल में, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। और ये बार बार इनको चार्ज किया जा सकता है ना, डिस्चार्ज होने के बाद में। तो ये कहलाएंगे अपने द्वितीयक सेल। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि वे सेल या वह सेल, वे सेल जो क्या करते हैं? पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। पहले तो स्टोर करते हैं ना, संचित करते हैं। और फिर जब भी अपन को आवश्यकता पड़ती है, जब अपन यूज करते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? ये विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये काम करते हैं जी, है ना। और ये क्या कहलाएंगे? तो ये बदलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये होगा अपने द्वितीयक सेल। और एक और बात इसमें कि इनको बार बार चार्ज किया जाता है ना, बार बार चार्ज किया जा सकता है। यानी इनको आवश्यक होने पर बार बार चार्ज किया जा सकता है। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा से इनको चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। ऐसे नहीं कि इनको डायरेक्ट फेंक दें अपन। ये होते हैं अपने द्वितीयक सेल। और इसका अगर एग्जाम्पल पूछे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक, अरे क्या लिख दिया मैंने? सीसा संचायक सेल।
ये जो अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इसका प्रकार है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो आप, अपना टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो स्टूडेंट अपन प्रतिरोध के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है ना। कि किसी वायर के अंदर, तार में अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को स्टूडेंट अपन क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब अपने पास यहाँ प्रतिरोध कौन सा आ गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब सेल के अंदर जो धारा बहती है तो उसके मार्ग में जो रुकावट आएगी ना, उसको क्या बोल देंगे अपन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो इसके अपन क्या लिखेंगे इसमें कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, अवरोध, रुकावट बोल दो या अवरोध आते हैं, क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक सीधा मत समझ गया ना, अंदर वाला, सेल के अंदर होना चाहिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है ना, रुकावट या फिर अवरोध। और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं जी, ध्यान रखना ना। जो बड़ा R है इसका मतलब तो बाहर वाला प्रतिरोध होगा, और जो सेल के लिए बात करते हैं तो उसको छोटे r से, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, और ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ये प्रतिरोध किन किन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ना, पहला तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक तो ना सांद्रता और उसका ताप, सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत सेल का जो अपघट्य होता है, तो आप पता है ना, वो सेल होता है अपना एक, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बिल्कुल कुछ, है ना। और इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा आता है, ऐसे H2SO4 वगैरह, ये तो ये विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है एक तो। ठीक है, और इसके अंदर जो ये अपने इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटें, ये कितने भाग, कितना क्षेत्रफल इसमें डूबा हुआ है, तो उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा किसके डिपेंड करता है, अपघट्य में, यानी विद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कितना क्षेत्रफल इस विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और एक निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा डिपेंड करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। ठीक है, तो 3 कारक हैं इनके ऊपर, ये अपना सेल का आंतरिक निर्भर करता है कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और विद्युत अपघट्य में डूबी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना भाग डूबा हुआ है, और उसमें किस टाइप का पदार्थ भरा हुआ है, कौन सी प्रकृति का ना, यानी उसकी सांद्रता कितनी है और उसका तापमान क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आप केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ोगे, अपना काम का इतना आता है, बस ये डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, तो सेल का जो अपना आंतरिक प्रतिरोध है R, वो क्या करता है बताओ, समानुपाती होता है L के। L मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। और A प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A, मतलब जो विद्युत अपघट्य में भरा हुआ क्षेत्रफल है ना, कितनी प्लेटें डूबी हुई है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, विद्युत होता है। तो इसको अगर अपन लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसको सोल्व करने पर कितना आता है स्टूडेंट, अगर यहाँ समानुपाती नियतांक मान लिया अपन K, तो KL/A आ जाता है, और यही क्या आता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आता है। तो इस पर आगे अपन ना पढ़ा है पहले प्रतिरोध के बारे में, अपने प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ρL/A पढ़ा था। L उसकी लंबाई होती है, A उसका होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और ρ क्या होती है उसकी प्रतिरोधकता। तो सेम टू सेम वही होता है, बस यहाँ पे L/A आ गया, पर यहाँ पे K बोलते हैं और वहाँ पे ρ बोलते हैं। यहाँ पे वो प्रतिरोधकता होती थी, और ये सेल की बताओ किसके ऊपर
विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है ना, उसका तापमान क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे अपन सेल क्या निकालते हैं, आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर अपने पास दो सेल हैं, एक तो अपना प्राथमिक सेल है और एक कौन है, द्वितीयक सेल है, इन दोनों का अगर विद्युत वाहक बल समान है, विद्युत वाहक बल क्या है, अगर सेम है, यानी अपन बात कर लें डायरेक्ट, चलो नोट लगा के लिख ही लो आप डायरेक्ट, प्राथमिक सेल का जो अपना प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है किसकी तुलना में, द्वितीयक सेल की तुलना में, द्वितीयक सेल की तुलना में। ठीक है, ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, प्राथमिक सेल का होगा, इसलिए अपन ज्यादा यूज किसको करते हैं, अपन द्वितीयक सेल को यूज करते हैं क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और इसका ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन इसमें एक चीज आता है और अब आगे समझे अपन कि अगर दो सेल लें, एक प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों का अगर विद्युत वाहक बल अगर समान है तो क्या होगा कि इसके अंदर तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें धारा कम बहेगी और द्वितीयक सेल में धारा ज्यादा बहती है। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। पढ़ लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, वी वा और बल, वी वा बल, और इसको ई एम एफ भी लिखते हैं, ध्यान रखना ना, ई एम एफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये वीवा बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल वो क्या होता है कि अगर कोई अपने पास सेल है, इसको अपन कोई बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ रहे, ऐसे ही दोनों टर्मिनलों को, जैसे बस मान लो कोई अपने पास ये सेल है, ये सेल है, इसका एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, माइनस वाला है एक प्लस वाला है, इसको अगर चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो इसमें जो धारा बहेगी या फिर इन दोनों के मध्य धारा बहेगी, तो धारा बहेगी ना इसके मध्य, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य अगर डायरेक्ट ही अगर अपन देखें दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर होगा, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। या फिर ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, तरह से तो विभवांतर होता है स्टूडेंट ना, ये विभवांतर होता है यानी विभव होता है। यहाँ पे आप बल नाम समझ गए, ऐसे मत होना कि कोई बल है, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा बल नहीं है, ये क्या है, एक विभवांतर होता है, यानी जो सेल है उसके दो प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों के मध्य, यानी अगर डायरेक्ट अपन उन दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करें, विभवांतर होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई बाहर का कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ रहे अपन, इसको जोड़ने के कारण अपन को पता है ना, सेल में तो ना आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, तो इसके कारण जो धारा बहेगी और उसके कारण जो विभवांतर आएगा इन दोनों के बीच में, उसको स्टूडेंट अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आंतरिक परिपथ के अंदर सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद करो स्टूडेंट, अपन विद्युत विभव की वजह से क्या पढ़े थे कि अगर अनंत से अपन कोई एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और विभवांतर क्या था कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो वही विभवांतर निकालना है, पर किनके मध्य, प्लस वाले और माइनस वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, अपना यहाँ पे विद्युत वाहक बल कहलाएगा। पर शर्त यह है कि इसको बाह्य परिपथ यानी बाहर वाले कोई प्रतिरोध वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है, केवल आंतरिक प्रतिरोध रहना चाहिए सेल का, है ना, डायरेक्ट तार के द्वारा जोड़ते हैं अपन, है ना, तब क्या होगा, ये विद्युत वाहक बल होगा। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे हुआ स्टूडेंट कि इकाई आवेश को इकाई आवेश को आंतरिक परिपथ की बात करते हैं ना अपन, आंतरिक परिपथ में इकाई आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य
किया गया कार्य या फिर बोल दो आप ऊर्जा, किया गया कार्य कितना होता है, या आपको पता है कार्य ऊर्जा होती है ना, किया गया कार्य या ऊर्जा ही क्या कहलाता है बताओ, सेल का विवाह बल कहलाता है, यानी कि विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, और इसको अपन ईएमएफ बोलते हैं, तो इससे अपन ना कैपिटल ई द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसे कैपिटल ई द्वारा व्यक्त करते हैं अपन। और यानी कि ई का मान स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, ई बराबर क्या होगा, एकांक आवेश की बात कर रहा है, यानी कार्य में तो यानी W बटे Q होगा, यानी कार्य बटे Q, पर यहाँ पे इन बात कर रहे हैं अपन आंतरिक परिपथ के अंदर है ना, कोई बाहर से कोई प्रतिरोध नहीं, केवल सेल के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं अपन डायरेक्ट ही, तो जो ये कार्य आएगा वही क्या होगा, ये विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो आप स्टूडेंट, ऐसा ही एक और आता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन सेल के दो टर्मिनल हैं उनको अगर बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिए जाते हैं, अपन अगर ना बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो उसके अंदर एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा या फिर जितनी ऊर्जा दी जाती है वह क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो आंतरिक परिपथ होता है, यानी बाहर कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ा जाता है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, और इसके अंदर अगर बाह्य परिपथ में जोड़ रहे हैं अपन, बाहर कोई प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, वह क्या कहलाता है, अपना टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इसमें क्या बोलोगे आप, इसके अंदर भी ऐसे बोलोगे कि इकाई धनावेश या आवेश, इकाई धनावेश को एक टर्मिनल से, दो टर्मिनल होता है ना अपना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ, और ये और ध्यान रखना परिपथ कौन सा होता है, बाह्य परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य या फिर किया गया कार्य या फिर दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं अपन, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं जी, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। जो अपना विद्युत वाहक बल था उसके अंदर आंतरिक परिपथ था, और उसको अपन कैपिटल E द्वारा व्यक्त कर रहे थे, और टर्मिनल विभवांतर के अंदर बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, और उसके अंदर इसको जो विभवांतर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, V द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो V बराबर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी वही कार्य बटा आवेश ही होगा, क्योंकि एकांक आवेश की बात ही कर रहे हैं अपन, पर यहाँ पे कार्य कौन सा होगा, एक्सटर्नल, यानी बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहलाएगा अपना टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको V द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। अपना जो सेल होता है स्टूडेंट, जैसे अपने पास ये सेल है, तो सेल का दो सिरे होते हैं, एक प्लस का होता है, एक स्टूडेंट किसका होता है, माइनस साइन का चिन्ह होता है। माइनस साइन की एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, और इसी के साथ अपन पास में लगाते हैं एक प्रतिरोध, और उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या है, सेल का प्रतीक है, ये सेल का प्रतीक, ऐसे बनाते हैं डायग्राम में ना। इसका ई तो क्या होगा, इसका विद्युत वाहक बल होगा, और इसके पास में छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो किसी सेल को व्यक्त करने के लिए अपन इस प्रकार डायग्राम बनाते हैं। तो अब अगर अपन बात करें कि अगर हमारे पास एक सेल है, बना लिया, मान लिया भाई अपने पास सेल है, और ये इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और इसका विद्युत वाहक बल ये ई है। अब इसके साथ में अगर अपन बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं ना, बाह्य प्रतिरोध और जोड़ दिया अपन ने, बाह्य प्रतिरोध और जोड़ दिया इसके साथ में, और ये मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, कैपिटल R है ना। तो ये बाहर प्रतिरोध और जोड़ दिया, इसका मतलब ये बाह्य परिपथ में हो गया अब ये। तो अब इसके अंदर अपना पता है कि सेल का जो टोटल जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, ई होता है। अब इस जो बाहर वाला अपना प्रतिरोध है, इसके ऊपर जो विभवांतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर। तो इसके ऊपर विभवांतर कितना आएगा,
टर्मिनल विभवांतर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बताओ अपना आंतरिक प्रतिरोध वो खर्च करता है ना, ये हमने बताया कि परिपथ में ये बताओ एक तरह से दोनों बताओ कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे ना, ये दोनों प्रतिरोध किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो मान लो इसमें धारा आई बह रही है तो धारा बिल्कुल एक समान बहेगी, पर विभवांतर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पूरा तो ई होता है, पर उसमें थोड़ा सा खर्च यहाँ हो जाता है, बाकी बचा हुआ इस पे आता है। तो यानी कि जो अपना ये टर्मिनल विभवांतर है विद्युत वाहक बल से क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है, छोटा होता है। तो इसका जो विभवांतर मान लेते हैं थोड़ा सा अपन क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं ओम के नियम से बात करूं कि जो अपना बाह्य प्रतिरोध है, कौन सा प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध पर विभव कितना होगा स्टूडेंट, बाहर वाले प्रतिरोध पर। तो अपन जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई आर। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। तो यहाँ पे V का मान निकालना है, आई बताओ धारा I है और प्रतिरोध स्टूडेंट क्या है, R है। ऐसे बताओ अपना आंतरिक प्रतिरोध की बात करें अपन कि आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन या विभव पतन, मतलब कुछ फालतू में खर्च हो गया ना जो अपने काम में नहीं आता, इसलिए इसको विभव पतन भी कहते हैं। तो इस छोटे वाले V का मान स्टूडेंट कितना होता है, धारा तो वही आई बह रही है और प्रतिरोध स्टूडेंट कितना है, स्मॉल r। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब बताओ ये टोटल E था वो दो भागों में बट गया, तो ये बताओ कुल इनके बराबर होगा नहीं होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे E बराबर जो कुल होगा वो बड़ा वाला अपना विद्युत टर्मिनल वोल्ट था और प्लस क्या रहेगा बताओ छोटे वाला भी, दोनों के योग के बराबर रहेगा। और स्टूडेंट अपन मैं यहाँ से अगर मान रखना चाहूँ तो V, ये बड़े वाला V है अपने पास और प्लस ये छोटे वाले V का मान स्टूडेंट कितना है, आई आर। छोटे वाले स्टूडेंट का मान, इसका मान कितना है, आई आर है, ठीक है। और इस बड़े वाले V का मान रख दें, चलो बड़े वाले V का मान कितना है स्टूडेंट, बड़े वाले V का मान है आई और बड़े वाला आर। तो यहाँ से अगर मैं धारा का मान निकालना चाहूँ, भाई कुल धारा कितनी बहेगी इसके अंदर, तो धारा का मान निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। आई कॉमन ले लें, यहाँ से क्या कर लें अपन, यहाँ से आई कॉमन। अगर यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं अपन, इधर आई कॉमन ले लें तो बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल r है, स्मॉल r आंतरिक के लिए। तो यहाँ से I का मान निकालना चाहें तो स्टूडेंट I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे, भाई इसको इधर बटे में भेज दें अपन, तो E बटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी इसमें अपने पास कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो ये ऐसे अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन आंतरिक प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं। और जो स्टूडेंट अपने जो पहले मान लिखा था इधर ये अपने पास, यहाँ पे कितना आया था अपने पास, ये E बराबर V और प्लस क्या आया था यहाँ पे आई आर। ये E बराबर क्या आया था, V प्लस आई आर आता था, यहाँ पे मान रखे थे अपन। इसको स्टूडेंट अपन क्या बोलते हैं, सेल समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, सेल समीकरण। इसको विद्युत सेल समीकरण बोलते हैं, E बराबर V प्लस आई आर। तो आप खुद ही समझ लो यहाँ पे बताओ बड़ा कौन है, E जो E है वो V के अंदर आई आर जोड़ने के बाद में आता है ना, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा कौन होता है, विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है अपना टर्मिनल वोल्ट था, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये सेल समीकरण होती है। और इसको अपन कब यूज लेते हैं समीकरण को, जब अपन क्या कर रहे हैं इसको काम में ले रहे हैं ना, डिस्चार्जिंग के समय, यानी कि डिस्चार्जिंग कर रहे हैं अपन, डिस्चार्जिंग के समय या फिर उपयोग में लेते समय, उपयोग कर रहे हैं इसका अपन। अगर सेल का अपन बाह्य प्रतिरोध में उपयोग कर रहे हैं तो ये समीकरण होगी E इक्वल टू V प्लस आई आर। पर अगर इसी सेल को अगर आप चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको आप चार्ज कर रहे हो, तो ये V माइनस आई आर हो जाएगा, V माइनस आई आर हो जाएगा। कब, चार्ज करते समय। सेल को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो चार्ज करते समय जो सेल समीकरण है वो यह हो जाएगी E इक्वल टू V माइनस आई आर। यानी इस वाले केस में अपने जो टर्मिनल वोल्ट है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, किससे, विद्युत वाहक बल से, ठीक है। तो ये सेल समीकरण अपन ज़्यादातर अपन यूज यही करेंगे भाई उपयोग करते समय, है ना। तो यह ध्यान रखना आप। और कभी पूछ ले भाई चार्ज करते समय क्या होता है, तो यहाँ पे V माइनस आई आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना विद्युत सेल था। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्ट था, या विभवांतर क्या होता है स्टूडेंट, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं अपन, और सेल समीकरण क्या होती है। अगर देखो अपने यहाँ पे धारा का मान निकालना है, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है स्टूडेंट, V प्लस आई आर होता है। अगर मैं यहाँ से आई आर का मान निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, E और V को इधर भेज देंगे तो E माइनस V होगा, और I बराबर R बराबर, तो R बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा अपने पास E माइनस V बटे क्या आ जाएगा अपने पास I। तो ऐसे अपन किसका मान निकाल सकते हैं, ये क्या निकाल लिया अपन ने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
तो सेल समीकरण से अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन सेलों का संयोजन यानी समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इनको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं ना। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर।